students, and welcome to Exam Links. In this video, we are going to cover verb modals. अभी तक हम लोग ने verb के बारे में बेसिक्स पढ़ा है कि verb क्या होता है और verb कितने तरीके के होते हैं. Verb modals is very important when it comes to competitive examinations because ये एक ऐसा टॉपिक है which create the maximum possibility of confusion कि आपको किस तरह से कंफ्यूज करना है. अगर कोई एग्जामिनर चाहेगा तो वो वर्ब में आपको इसी टॉपिक में करेगा, क्योंकि वी विल सी इन दिस टॉपिक दैट देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है कि कब कौन सा मोडाल्स लगेगा. तो बी अटेंटिव, रीवॉच दिस वीडियो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट एट वंस. जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, बट रिमेंबर यू हैव टू बी पेशेंट to learn new things. In this chapter of verb, we will study modals. Modals auxiliary verb. Till now we have studied what is verb and different type of verbs, that is main verb and helping verb. We have subdivided main verb and helping verb, and there are two types of helping verb, that is primary auxiliary verb and modals auxiliary verb. We have completed primary auxiliary verb in our previous lecture. We have understood the difference between primary auxiliary verb and modals. So let's understand what is modals now. पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल्स. और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स में डिफरेंस क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मोडाल्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं. Modals is a helping verb. It is used to express ideas, ability, permission, request, order for the main verb. Modals का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो भी मेन वर्ब होता है सेंटेंस में उसका क्या आइडिया है या क्या एबिलिटी है, परमिशन मांग रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, इन सारी चीज़ों को बताने में जो हेल्प करता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो ये जो हेल्प करता है जो वर्ड वो मोडाल्स होता है. एक चीज जो हमने पहले पढ़ी है, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब. हम ये पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोडाल्स को कभी भी हम एज अ मेन वर्ब नहीं यूज़ करते. अब इस लेक्चर में वी हैव टू स्टडी 13 काइंड ऑफ मोडाल्स. मोडाल्स बेसिकली 13 तरीके के होते हैं और ये 13 तरीके एक एक करके हम समझेंगे. सबसे पहले हमारा जो मोडाल है जो हम उठा रहे हैं यहाँ पे वो है कैन. बहुत ही इजी सा और कॉमन सा वर्ड है जो अक्सर यूज करने में आता है, कैन. कैन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है? कैन इज यूज टू डिनोट एबिलिटी टू डू समथिंग. मतलब एबिलिटी मतलब, जिसको नहीं पता है प्लीज आप नोट कर लो, एबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने का योग्यता. किसी भी काम करने की आपकी जो योग्यता है वो एबिलिटी होती है. तो कैन का इस्तेमाल ये दर्शाने के लिए, आपकी योग्यता दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आई कैन ईट फास्ट. हमारी क्या योग्यता है कि मैं बहुत तेज खा सकता हूँ. आई कैन ईट फास्ट. ठीक है. तो यहाँ पे हमसे जो हमारा ये मोडाल है ये क्या शो कर रहा है वर्ब में कि हम तेज खा सकते हैं. ठीक है. ईट हमारा मेन वर्ब है, खाने का काम हो रहा है ना यहाँ पे, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, ईट. और कैन क्या शो कर रहा है, कैन हमको शो कर रहा है कि हमारी एबिलिटी ये क्या है. दूसरा जो यूज होता है कैन का वो है कैन इज यूज टू डिनोट रिक्वेस्ट. मतलब जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई आग्रह करते हैं, तो वो शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल है कैन आई यूज योर फोन. मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है, तो कैन हमारी योग्यता भी शो कर सकता है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी शो कर सकता है. अगला जो एग्जाम्पल है वो है कैन इज यूज फॉर गिविंग परमिशन. अभी तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम आपसे कुछ मांग रहे थे कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो ये तो परमिशन नहीं हुई.
ये तो रिक्वेस्ट हुई, लेकिन जब हमको परमिशन देनी है किसी को कि हाँ ठीक है आप ये काम कर सकते हो, तो फिर कैन का कैसे यूज होगा? यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हो। तो यहाँ पे कैन का जो प्रयोग हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि आपको वो परमिशन दे रहा है कि हाँ आप जा सकते हो। ठीक है। अगला जो हमारा मॉडल्स है वो है कुड। कैन और कुड बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड हैं, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कब कैन का इस्तेमाल करना है और कब कुड का इस्तेमाल करना है। तो कुड इज यूज एज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, हमने पहले डिफाइन किया था कि पास्ट पार्टिसिपल जो टेंस होता है वो ऐसा टेंस होता है जो पहले से कुछ काम, मतलब पास्ट से कोई काम चला आ रहा हो, पास्ट में काम वो खत्म नहीं हुआ हो, पास्ट में चल रहा हो। ठीक है। तो एक एग्जांपल उठा के देखते हैं, फिर समझ में आएगी ये चीज़। When he was healthy, he could run 10 kilometers without getting tired। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो हेल्दी था तब कुड, यहाँ पे लगा कुड। ठीक है, यहाँ ही कैन नहीं होगा। कैन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पास्ट बात रही है, जब वो हेल्दी था, मतलब पास्ट में वो हेल्दी था, अभी वो हेल्दी नहीं है। ही कुड रन 10 किलोमीटर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके। यहाँ काम क्या हो रहा है? दौड़ने वाला काम हो रहा है। ठीक है। तो बिना थके वो 10 किलोमीटर दौड़ लेता था जब वो हेल्दी था। तो यहाँ पे इसीलिए कुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट में किसी काम की। दूसरा जो कुड का प्रयोग होता है या यूज होता है, दैट इज कुड कैन बी यूज टू शो पॉसिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुड का जो इस्तेमाल होता है वो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? अब पॉसिबिलिटी के बारे में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है। ऐसी पॉसिबिलिटी जिसकी होने की गुंजाइश या चांस बहुत कम हो। एनीथिंग विच हैज़ वेरी लिमिटेड चांस ऑफ गेटिंग डन, या किसी चीज़ के होने की संभावना एकदम माइन्यूट 0% या 2% बस हो कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, तो वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कुड लगाते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ यू ईट हेल्दी अ लॉट ऑफ मनी कुड बी सेव्ड इन डॉक्टर्स फीस। अब देखो यहाँ कह रहा है कि अगर आप स्वस्थ खाना खाते तो बहुत सा पैसा बच जाता डॉक्टर की फीस में। गुड। अब देखो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खाना खाओगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ। एक पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी चांस तो है, तो यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे जगह पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अगला जो हमारा मोडाल है दैट इज मे। मे इज यूज टू डिनोट पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी का देखिए डिफरेंस आ रहा है, दैट इज गुड पॉसिबिलिटी। यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी थी, किसी चीज़ की होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई, उससे ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। अब एग्जाम्पल है, आई मे विन दिस टाइम, मतलब मैं इस बार जीत सकता हूँ। तो हमारी जीतने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तभी मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ मैं जीत सकता हूँ। तो मेरी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत रिमोट नहीं है, एक अच्छा खासा चांस दिख रहा है कि हाँ मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं जीत जाऊँ। 100% अभी भी श्योर नहीं है कि मैं जीत ही जाऊँगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो हो सकता है मैं जल्दी जीत जाऊँ। तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो हमारा मॉडल का वो है मे, और मे ये हमें बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है जीतने की। अगला जो एग्जाम्पल है या यूज़ है मे का वो है, मे इज़ यूज टू गिव परमिशन। अब एक चीज़ देखिएगा कि हमने पहले भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम कैन का भी यूज़ कर रहे थे परमिशन देने के लिए, तो फिर मे का भी यूज़ करेंगे। यस। सेंटेंस जब चेंज होगा तो उसकी ज़रूरत के चेंज के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या लगना है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो ये है, यू मे गो आउट टू प्ले। ठीक है। मतलब आप बाहर खेलने जा सकते हो। तो यहाँ पे जो परमिशन दी जा रही है वो ठीक है कि हाँ आप बाहर खेलने चले जाओ। यहाँ क्या 100% है कि आप जाओ, या फिर कह दिया कि चले जाओ? नहीं, आपसे ये नहीं कहा है, आपसे कह रहा है कि आप जा सकते हो। यू मे गो आउट टू प्ले, मतलब कि आपको परमिशन है, आप जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, नहीं जाना चाहोगे नहीं जाओ। लेकिन अगर आपसे कहूँगा यू गो आउट टू प्ले,
गो आउट टू प्ले मतलब एक आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको परमिशन नहीं, आपको कहा जा रहा है कि जाओ ही जाओ। यहाँ पे आपसे बस कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन है, आप जाना चाहो आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट मोडाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यूज है मे का, वो है मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशंस। मतलब कि परमिशन भी मांगने के लिए मे का यूज किया जा सकता है। किस तरह से? मे आई कम इन, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो अक्सर हम देखते हैं किसी भी क्लास में या किसी भी जो कोचिंग या ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर से हम पूछते हैं सर मे आई कम इन, हम रूम के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो मे का जो यूज़ होता है वो परमिशन मांगने के लिए होता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो और गेट पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछते हो यही पूछते हो मे आई कम इन, तो यहाँ पे परमिशन देने का काम कर रहा है मे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है दैट इज माइट। अब मे और माइट जैसा कैन और कुड में हमने पहले पढ़ा था कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, वैसे ही मे और माइट में भी बहुत सी सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलेंगी। तो हमको ये समझना होगा कि कहाँ पे मे और कहाँ पे माइट का यूज होगा। अभी हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी के बारे में, मे के बारे में, ठीक है। तो माइट कैन बी यूज टू डिनोट पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत रिमोट या लेस पॉसिबिलिटी की बात होती है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी नहीं, किसी चीज़ के होने की संभावना जब बहुत कम होती है देन वी यूज माइट। एग्जाम्पल इज ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, मीन्स अब तक वो वहाँ पहुँच चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइट है, ये जो माइट लगा हुआ है, ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ पॉसिबिलिटी श्योरिटी नहीं है कि पहुंच गया नहीं पहुंच गया, लेकिन अब तक उसको पहुंच जाना चाहिए था। वो अगर बहुत देर से निकला था तो अब तक उसको पहुंच जाना चाहिए था। कोई गारंटी नहीं है कि पहुंचा होगा, पहुंचने वाला होगा, बट वॉट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट ही इज अबाउट टू रीच देयर। ओके, द नेक्स्ट यूज ऑफ माइट इज टू डिनोट सजेशन। सजेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को कहते हो कि हाँ ये कर लो, कोई सजेशन देते हो, कोई सजेस्ट करते हो आप कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मूवी बहुत अच्छी है आप इसको देख लो, तो ये आप सजेस्ट कर रहे हो। तो जब आप सजेशन देते हो किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पे माइंड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल है यू माइट ट्राई वनीला आइसक्रीम नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सजेशन दिया गया दैट यू माइट ट्राई वनीला आइसक्रीम नेक्स्ट टाइम। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तो आप वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ट्राई करना। तो यहाँ पे द सजेशन विच इज गिविंग इज टू ट्राई वनीला आइसक्रीम। माइट का यूज़ क्या हुआ? सजेस्ट शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे माइट का एग्जाम्पल क्या शो कर रहा था कि पॉसिबिलिटी है। अब माइट के बाद जो हमारा अगला मॉडल है वो है मस्ट। माइट, मे और मस्ट, ये तीनों ही एक सिमिलर ग्रुप में आते हैं क्योंकि ये तीनों ही करीब करीब सेम चीज दर्शाते हैं। जहाँ पे हम माइट लेस पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, मे में गुड पॉसिबिलिटी, ओके ओके पॉसिबिलिटी होती है, मस्ट में इसका उल्टा ही होता है। मस्ट इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी। मस्ट मतलब ये काम होना ही होना चाहिए, जरूरी ही है, नेसेसिटी है, जरूरत है। ओके, एग्जाम्पल है वन मस्ट स्टडी डेली इन ऑर्डर टू सक्सीड। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, तो मस्ट है, ये जरूरी है। यहाँ पे लेस और हाई से ज़्यादा मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, मतलब नेसेसरी है, ऑप्शन नहीं। अगर आप नहीं करोगे नहीं होगा। तो मस्ट का जो है वो ये शो कर रहा है कि ये बहुत नेसेसरी है। जब हमको नेसेसिटी या बहुत ज़रूरत वाला चीज़ शो करना होता है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा जो यूज़ है वो है मस्ट इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब जो हम यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे होगी वेरी हाई पॉसिबिलिटी। जब कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है दैट ही लुक्स सो सैड, मतलब ही मस्ट हैव फेल्ड। ही लुक्स सो सैड ही मस्ट हैव फेल्ड, वो फेल हो गया होगा इसीलिए वो इतना दुखी दिख रहा है। अब रिजल्ट आया होगा, सब लोग ये बात कर रहे हो कि दुखी कौन दिख रहा है, वो दुखी बैठा हुआ है, इसका मतलब कि वो फेल हो गया तभी दुखी हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो कि मस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत हो या किसी चीज़ के लिए आप 100% श्योर हो कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा इसीलिए ये शो हो रहा है, तब हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डू अंडरस्टैंड दैट there are some common errors which
we make when we deal with modals. जब भी modals के क्वेश्चन करते हैं, modals देखते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए आता है, दैट हाउ वी मेक मिस्टेक. उसी मिस्टेक से बचने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स जो हम एग्जाम में गलती नहीं करेंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन कुड इज नेवर यूज्ड विद एबल टू. नाउ एबल टू का जो यूज होता है या एबल टू का जो मतलब होता है वो होता है योग्यता दर्शाने के लिए. मतलब आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये मेरी योग्यता दर्शा रहा है. और कैन का काम जो होता है वो भी सेम होता है कि वो आपकी योग्यता बताता है. सो दीज टू वर्ड्स शो द एबिलिटी टू डू समथिंग. इन दोनों वर्ड्स का एक ही काम है, टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग. सो दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर, क्योंकि आप एक सेंटेंस में एक ही बात को दो दो बार कह रहे हो, यू आर सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, तो इट डज नॉट मेक मच मीनिंग. ओके, सो एक एग्जांपल है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो. यहाँ पे वी हैव यूज्ड कैन एंड एबल टू टुगेदर इन अ सेंटेंस. सो मैं कल नहीं आ सकता, यही बात मैं एक ही वर्ड से दो बार कह रहा हूँ, तो ये गलत है. तो इसके लिए आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे इसका यूज़ हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इसका सही तरीका क्या होगा इसको यूज़ करने का, वो होगा आई कैन नॉट कम टुमारो. तो आई कैन नॉट कम टुमारो में हम एबल टू का यूज़ नहीं किए. ओके, सो राइट वे इज जस्ट यूज कैन. माइंड इट, able to and can or could all shows only one thing, that is ability to do something. तो एक ही सेंटेंस में you don't have to use it again and again. Similarly, we have another example, may or might का. May might is not used with possibly or likely. मे का काम क्या होता है, जो हमने अभी पहले पढ़ा है कि मे हमको शो करता है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, कोई काम करने की पॉसिबिलिटी शो करता है कि हाँ ये हो सकता है. माइट भी ऐसा करता है. तो जब पॉसिबली भी वही कहता है, मे भी वही कहता है, तो दोनों को एक साथ यूज क्यों करेंगे एक सेंटेंस में, वी विल यूज इट वंस ओनली. ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल है, लेट्स सी, ही मे पॉसिबली कम टुमारो, मतलब पॉसिबल है कि वो कल आएगा. मतलब एक ही बात को हम एक ही वर्ड से दो बार कह रहे हैं. ठीक है, कि वो आएगा मतलब पॉसिबल है, शायद आ ही जाएगा, तो ये गलत है. उसको सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे, ही मे कम टुमारो. तो यहाँ पे हमने पॉसिबली हटा दिया, पॉसिबली का यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या यूज़ किया, मे का. ओके, इस तरह से डायरेक्ट एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको जो एरर फाइंड करनी होगी वो सिर्फ इसी बेस पे होगी कि आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब सेम होता है उनको दो बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग. और आपको जो अभी अपने मॉडल्स पढ़े हैं उसको देखो, समझो, उसको रिवाइज करो, उसके बेस क्वेश्चन करो. व्हेन यू आर डन विद इट, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे थे और कैसे कैसे धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. ओके, like, subscribe and share the video, and do press the bell icon for latest updates.